चलिए देखो इधर, इसका हम आपको क्या बताए थे, तो कल का आप लोग देख लेना। देखो इसके अंदर में आपका टाइप्स ऑफ बॉडी बताए थे। इसमें क्या था, देखो इधर, पहला था आपका इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी हम उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ अगर हम लोड लगाएं तो अपना शेप साइज एंड कुछ ना कुछ चेंज करने वाला है। तो वैसे फोर्स अगर हम लगाएं और वो अपना बॉडी अगर चेंज कर रहा है कहीं ना कहीं, तो चेंज तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही लोड हम हटाएं तो वो ओरिजिनल पोजीशन में भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो लोड लगाएं तो चेंज हो गया और लोड हटा दिए तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। ऐसे बॉडी को हम कौन सा बॉडी बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीज होता है। और वो बॉडी इलास्टिक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, खुद का कोई प्रॉपर्टी होगा ना। तुमको अगर मारे तो हम चोट लग रहा है तुमको, तो क्यों चोट लग रहा होगा, तुम्हारा शरीर ही उस प्रकार का होगा, तकलीफ दे रहा। ठीक है, तो अगर ऐसी बातें होता है तो वो आपका उसका खुद का प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का वो क्या कहलाता है, उसका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि वो मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या होता है, अपना बॉडी को जो है वो आपका चेंज कर लेता है लोड लगाने के बाद, ये चीजें होता है। अगला आप यहां से देख सकते हो, दूसरा देखिए डिफॉर्मेशन होता है। तो डिफॉर्मेशन होता क्या है, तो एक्चुअली में जो डिफॉर्मेशन होता है वो पहले का शेप और बाद का शेप कुछ ना कुछ तो चेंज होता है। अब चाहे लेंथ में चेंज हो जाए, या फिर आपका डायमीटर में चेंज हो जाए, या फिर आपका बी में चेंज हो जाए, या फिर आपका वॉल्यूम में चेंज हो जाए। और चेंज का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, कहीं पर भी अगर आप चेंज पढ़िएगा सिर्फ वर्ड लिखा हुआ रहेगा चेंज, तो चेंज का मतलब होता है फाइनल में से आपको इनिशियल, इनिशियल में से फाइनल नहीं करना, फाइनल में से क्या करना आपको, इनिशियल। तो चेंज का मतलब है, और चेंज इन वही आपका शेप एंड साइज, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, डिफॉर्मेशन। दूसरा आपका क्या बताए थे, प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी वो बॉडी होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चेंज तो होता है लेकिन वो फिर दोबारा अपनी शेप में नहीं आएगा, जिस रूप में वो चेंज हुआ उसी रूप में रह जाएगा। जैसे यहाँ से लोड लगाए चेंज हुआ, लोड हटाए कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ था आपका कौन सा बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, कल बहुत अच्छे से बताए थे। प्लास्टिसिटी क्या होता है, तो उस प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, ये बॉडी आपका प्लास्टिक में जाता है। अब आता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी उसको बोलते हैं जो आपका क्या होता है, कुछ किसकी मतलब कि अपना खुद का एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो कुछ भी नहीं चेंज करना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब यहाँ पर नोट पॉइंट में कि परफेक्टली इलास्ट मतलब कि रिजिड कोई नहीं होता है यूनिवर्स में, लेकिन कुछ ऐसे भी कुछ हद तक होते हैं कि रिजिड हो जाते हैं। जैसे तुमको है, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम तुमको मारे कोई तकलीफ नहीं हो रहा, मारे कोई तकलीफ नहीं हो, तो हम पता चल रहा है कि तुम हाँ सख्त हो कुछ है, लेकिन जब मारे दम खींच करके तुमको तो क्या हाल होगा, फिर तो तुम एक लिमिट के बाद खत्म, तो तुम रिजिड हुए कहाँ नहीं, लेकिन कुछ हद तक हुए ना, तो भाई कुछ हद तक वाली बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब फिर रिजिडिटी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी आया स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का एक बार डिफिनेशन पढ़िए, क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में जो पढ़ते आ रहे हैं क्या उसी टाइप का कुछ स्ट्रेस का डिफिनेशन है। देखिए क्या वैसा है कुछ, क्या स्ट्रेस का डिफिनेशन गलत है, नहीं है, कता गलत है। चलिए समझते हैं क्या क्या होता है नहीं होता है स्ट्रेस का टॉपिक। क्या चीज बोल रहे हो, चलिए तो अब आते हैं अपनी कंटेंट इधर। चलिए ऐसे अब समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। देखिए सबसे पहले स्ट्रेस, तो स्ट्रेस आएगा किस पे, जो बॉडी कौन सा होगा अपना शेप साइज चेंज, हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ चेंज आने वाले हैं उस पे। अब समझते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेस में होता क्या है। तो भाई स्ट्रेस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा पॉइंट है कि हम भाई उस पर लोड लगाते हैं। तो सपोज दैट कि एक मेरे पास कोई भी एक कंटेंट है, मेरे पास ये आपका बॉडी है, आपका कौन सा बॉडी है, सर्कुलर बॉडी है, और ये जो बार जो है वो अभी हम प्रिज्मेटिक बार है।
अब प्रिज्मेटिक बार हम उसको बोलते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन अगर कहीं पर भी देखें हम तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर क्रॉस सेक्शन जहां चेंज हुआ स्ट्रेस भी चेंज हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, अगर कहीं पर अगर क्रॉस सेक्शन आपने अगर चेंज किया स्ट्रेस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रेस को जब डिफाइंड कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन के यहां पर क्या माने हैं, सेम। अगर यहां हर एक जगह पे जो डायमीटर देखने को मिलेगा वो डायमीटर कितना रहेगा, इसका डी ही रहने वाला और कुछ नहीं। तो ऐसे मेंबर को हम कौन सा बार बोलते हैं, आपका प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं, जिसमें आपका ओवरऑल लेंथ अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल लेंथ में आपका क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, इसमें सेम। अगर यहां पर भी अगर हम देखें तो वही रहना चाहिए, कोई और पार्ट नहीं आना चाहिए इसमें। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर एक जगह। ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं लिखो अभी, बिल्कुल नहीं, एक पॉइंट भी नहीं नोट करो। ठीक है, सिर्फ फर्ज सुनो, नोट करने पे ध्यान ही नहीं दो। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर स्ट्रेस कब डिफाइंड करते हैं, जब आपका पहला तो अजम्पशन ए रहता है। ध्यान से सुनना, पहला मतलब कि अजम्पशन ए मानते हैं कि पूरा में आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, सेम है। क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। अब हम चले इस पे लोड लगाने। लोड लगा रहे हैं, कौन सा लोड लगाएं, पी लोड लगाएं। क्या लगाएं, पी लोड लगाएं। अब बताओ यहां पर जब पी लोड लगाएं और ये मैंने फिक्स कर दिया ऐसे, अरे फिक्स तो कर सकते थे ना, ऐसे फिक्स कर दिया, लोड लगाएं, ये आया, बाहर आया, कुछ हद तक चेंज हुआ। ध्यान से सुनना, कुछ हद तक चेंज हुआ, ये ज्यादा क्यों नहीं चेंज हुआ भाई, कुछ ही हद तक क्यों चेंज हुआ। मान लेते हैं कि जो चेंज हुआ वो डेल एल हुआ, डेल्टा एल हुआ, अरे यही ना हुआ, थोड़ा सा हुआ चेंज, तो ये पूरा लेंथ हमारा क्या हो गया। ध्यान से सुना, ये एल डैश है तो हमारा चेंज इन लेंथ क्या कहलाएगा, एल डैश माइनस में एल, फाइनल माइनस में क्या कहलाएगा, इनिशियल। इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। तो अगर ये हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं चेंज है, क्या है ये, चेंज है, तो अगर ये चेंज है तो ये हुआ, अभी ज्यादा क्यों नहीं चेंज हुआ भाई, इतना ही क्यों हुआ, ज्यादा तो होना चाहिए, नहीं हुआ। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको जो क्रॉस सेक्शन, इसका जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर हम कुछ देखने जा रहे हैं। मटेरियल के हम अंदर काट करके, अरे कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे में किसी का दिमाग बहुत खतरनाक होता है तो लोग उसको लैब में जाके टेस्ट करते कि देखो ना इसका दिमाग में क्या चल रहा है, अलग अलग लोग। तो अब हम समझते हैं कि इतना ही काहे हो रहा है, इसके ज्यादा क्यों नहीं हो रहा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक जगह इसे काटते हैं। क्या करते हैं, इसको हम एक जगह इसे हम इसको काटते हैं। मान लेते हैं एक से एक जगह पे हम काट दिए इसको, क्या कर दिए हम इसको काट दिए, एकदम ध्यान से सुनना, काट दिए। अब काटने के बाद हम ये भाग को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और ये भाग को अलग ले ले। अरे भाई काटे, फिर लैब में जाएंगे तो थोड़ा सा काट के बाहर निकाल लेते हैं। अब जब काट करके मैंने बाहर निकाला तो देखिएगा क्या हाल होता है, ई था ऐसे, ई था ऐसे, यहां पर लोड लगा हुआ है, एकदम ध्यान से सुनना, ये लोड लगा हुआ है, पी लोड लगा हुआ है। क्या लोड लगा हुआ है, पी लोड। अब यहां पर जो मैंने कट किया है तो इसका भी तो क्रॉस सेक्शन वही होगा, अरे इसका भी तो क्रॉस सेक्शन वही होंगे। अगर ये जो है इससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको लगता है ना कि ये अगर मैंने इस सेक्शन पे कट किया है तो इसके बगल वाला भी एक पार्टिकल्स होंगे। अब ये इससे ज्यादा इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहां वाला पार्टिकल, जो हर एक जगह वाला जो पार्टिकल होगा वो अपने अपने कुछ हद तक आगे बढ़ने दे रहा होगा। जैसे हम तुमको मतलब कि तुम खींचोगे तो हम बाबू मतलब कि तुमको चलो थोड़ा सा आगे जाने देते, उसके बाद फिर एक ऐसा समय होगा कि तुम आगे और नहीं जा पाओगे। मतलब मटेरियल का कुछ ना ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी है यहां पर देखने को मिल रहा है कि वो तुमको थोड़ा सा जाने के लिए दे रहा है, उसके बाद वो रोक ले रहा। यही होगा ना, तभी तो ये ज्यादा नहीं जा पा रहा। मटेरियल का खुद का प्रॉपर्टी कि थोड़ा सा तुम
चेंज हो, बाकी बात तुमको चेंज नहीं होना। तो बाकी बात चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ वाला जो हर एक जगह वाला पार्टिकल है, मैंने तो एक जगह लिया, यानी यहाँ वाला पार्टिकल्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं कह रहे होंगे, और यहाँ वाला जो पार्टिकल्स कह रहा होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई, तुम उधर, मतलब कि ये जो है वो उधर खींच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वाला कोई पार्टिकल्स होंगे जो कहीं ना कहीं क्या बोल रहे होंगे, बोल ये रहा होगा कि तुम एक काम करो कि इधर खींच रहा है ना, तो तुम एक काम करो कि तुम इधर खींचो। ई खींच रहा होगा F1, ई खींच रहा होगा F2, ई खींच रहा होगा F3, और ई खींच रहा होगा F4, ई खींच रहा होगा F5। तिरछे नहीं खींच रहा होगा, वो तो मेरे पास लाइन नहीं था इसीलिए बना दिए। ऐसे ऐसे एकदम सीधा सीधा सब खींच रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, सीधे है, तिरछे नहीं है। अब ये सीधा खींच रहा है, अब बताओ इधर है। अब हम एक एग्जांपल बताते, तुमको मान लेते हैं कि इधर एक व्यक्ति एकदम मोटे ताजे, एकदम बहुत हट्टा कट्टा अकेले बैठा हुआ, और इधर मान लो कि हाथी है, और इधर तुम लोग 20-30 गो दम अकेले, 40-50 गो सब हो बैठक। तो बताओ ये 40-50 जो होगा वो क्या इक्वल फोर्स लगा रहा होगा? जो आगे वाला होगा दम उसको बहुत ज्यादा थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा खींचने में, पीछे वाला भाई ऐसे रस्सी पकड़ ले होगा। अरे यही बात है ना। तो बताओ इस सारे, अगर तुम इसमें क्रॉस सेक्शन पे देखोगे, तो क्रॉस सेक्शन में जब हम एक क्रॉस सेक्शन पे देखें तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ऐसा ऐसा बहुत होंगे, बहुत सा पार्टिकल्स होंगे ऐसा। और हर एक पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे कि जब तुम इधर खींच रहे हो तो ये पार्टिकल्स इधर खींच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ये पार्टिकल्स इधर खींच रहा होगा। और जब पार्टिकल्स इधर खींच रहा है, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो किसी न किसी एक पॉइंट पे लग रहा है। क्या पूरा एरिया पे लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो ये जो हमारा फोर्स जो लग रहा है, और तुम क्या बोलते हो, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या बोल देते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई एरिया पे लग ही नहीं रहा है, बताओ हमको लग रहा है एरिया पे, ये तो एक पॉइंट पे लग रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स कहां लग रहे हैं? पॉइंट पे लग रहे हैं। तो जो स्ट्रेस होता है वो पॉइंट का फंक्शन होता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। पहला पॉइंट तो ये यहां से याद रखना। कभी कभी पूछ दे किस पे डिपेंड करता है, तो बोल देते एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। बिल्कुल ये पॉइंट पे डिपेंड करता है। ऐसा ऐसा जितने ज्यादा पॉइंट रहेंगे उतने अलग अलग स्ट्रेस आएंगे। तो पहला तो ये जो कहीं ना कहीं एक आपका पॉइंट का फंक्शन है। डिपेंड किस पे कर रहा है? आपका फंक्शन का मतलब डिपेंड करना, किस पे डिपेंड कर रहा है? ये पॉइंट पे। अब बताइए यहां पास अगर इसमें हर एक जो पॉइंट होंगे वो आपका खींचने की कोशिश कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको भी पता होंगे कि मान लेते हैं कि एक मतलब कि पॉइंट ई है और एक पॉइंट ए है, तो आप तो अक्सर करते हो कि यही पॉइंट है, हम इसको पकड़ के ऐसे खींच देते हैं। तो ये जो है वो इधर ऐसे खींच देते हैं और इसको ऐसे खींच देते हैं, नहीं खींचा रहा है, इसका मतलब ये दोनों के बीच में अपोजिट फोर्सेस लग रहे होंगे। तो हमें बाहर वाला का थोड़ी पढ़ना है, हमें तो अंदर वाले। तो अगर अपोजिट फोर्सेस लग रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अगर एफ अगर ई हो रहा होगा तो इसको पीछे मतलब कि ई जब इधर लग रहा होगा तो इसके अगेंस्ट में तो ई वाला लग रहा होगा कि ई वाला लग रहा होगा, ऊपर वाला लग रहा है। यानी कि हमको ये समझ में अगर ई इधर लग रहा होगा तो पॉइंट वाला फोर्स इधर लग रहा होगा। अब ऐसे ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे, ऐसे ऐसे क्या होंगे, बहुत से पॉइंट होंगे, सब एक दूसरे पे। अब देखो ई जो लग रहा होगा तो अलग F1, ई पॉइंट हो गया F2, ई पॉइंट हो गया हमारा F3, ई पॉइंट हो गया हमारा F4। ऐसे कर करके एकदम हौज पौच ऐसे पॉइंट पॉइंट कर, जैसे कहावत नहीं, मतलब कि कहावत का ई होता है ना कि पॉइंट पॉइंट मिल करके क्या हो जाता है, लाइन बना लेता है। तो ऐसे बहुत से फोर्स लग रहे होंगे। सपोज दैट यहाँ पर जो लग रहा है वो हम ये मान लेते हैं कि F1 जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स एट ए पॉइंट। कौन सा, इसको हम ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स
इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स एट पॉइंट ए पे, उसी प्रकार से 1 पे लेते हैं ना, इसको 1 लिख रहे हैं। फिर आपका F2 उसी प्रकार से होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स एट पॉइंट किस पे, 2 पे। ऐसे ऐसे कर करके आपका डायरेक्ट आपका 3 पे, ऐसे कर करके ऐसे बहुत से होंगे, क्या होंगे, बहुत से नंबर होंगे, डॉट डॉट कर करके FN तक होंगे, जो आपका कितने नंबर, तो N नंबर तक, ऐसे ऐसे बहुत से होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, बहुत से। अब ऐसे ऐसे बहुत से फोर्स लग रहे थे। अब हम यहां से जो होता है वो क्या करते हैं, वो ध्यान से सुनो। तुमको पता है, क्या पता है कि जो F1 F2 F3 F4 होगा सब इक्वल लोड नहीं रेजिस्ट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। तुम बताओ, यहाँ वाला कुछ और होगा, 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 यहाँ वाला कुछ और होगा। क्या तुमको लगता है कि सब बराबर रेजिस्ट कर रहा होगा? नहीं। ध्यान से सुनो ना, क्या ये तो नहीं कर रहा होगा? सबको ये पता चल रहा है ना कि जितने भी यहाँ पर पॉइंट होंगे वो इक्वल लोड रेजिस्ट नहीं कर रहे होंगे, ये सबको क्लियर है ना, बराबर नहीं रेजिस्ट करेगा। तुमको भी पता होगा कि तुमको अगर 20 को लटका देंगे टानने के लिए ना, तो एगो पीछे रस्सी पकड़ ले रहेगा, को कुछ कर ले रहेगा, एगो टानता तब ना। यहाँ पर एक ही गो पॉइंट है, तुम हमको खुद ही बता दो, क्या एक ही पार्टिकल्स है? नहीं। अब सब जब रस्सी में लगे हुए तो सब का खाली देखने के लिए लगे हुए होंगे, अरे कुछ तो भाई अपना योगदान देवे करेगा। अब यहां पर बात रहता है कि अगर इस ओर से देख रहे हैं कि ज्यादा फोर्सेस आएंगे, ई वाला ज्यादा रेजिस्ट करेगा, साइड वाला में कम आ रहे होंगे स्टेज वगैरह, मतलब कि कुछ भी। तो अब यहां से जो आता है वो एक अजम्पशन आ जाता है। अजम्पशन तो आएंगे ही भाई, बिना अज्यूम किए हुए आप नहीं डिफाइन कर सकते। यहां से अजम्पशन ये आता है कि हम एक काम करें कि जितने भी जो आपका फोर्स लग रहे हैं उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू डॉट 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 एट FN। सारे क्या है आपका, सब बराबर है, अज्यूम करेंगे ही। ध्यान से सुनो, अब ये सारे फोर्स जो है वो क्या हो गए, बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर। अब तुम हमको एक चीज बताओ, इस सारे जो फोर्स मिल करके, ध्यान से समझना, इस सारे फोर्स जो मिल करके किसको रेजिस्ट करेगा, पी को, यही ना, सारे फोर्स मिल करके किसको रेजिस्ट करेगा, पी को ही रेजिस्ट करेगा। ये तो सिंपल सा बात है। तो सारे फोर्स मिल करके, अब बताओ कि ऐसा ऐसा अगर सब है, सब बराबरे है, तो हम ये ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि सब को मिलाएं तो ई जो बन गया वो, इसको कोई एक को अगर F मान लेते हैं, F डैश, तो ऐसा ऐसा N, मतलब कि N गो होगा, 10 गो होगा तो 10 इंटू में F डैश हम ले लिए। अगर एक को मान ले लिए F डैश, तो सब तो F डैश होगा, क्यों, सब बराबर है। तो अगर सब को लेना है तो N इंटू F डैश लिख सकते हैं। जैसे ही मान लेते हैं 10 है, ये भी हमारा 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10, और ऐसा ऐसा N गो है, ऐसा ऐसा तो बहुत है। तो अगर सब है तो हम इसको 10 इंटू में, अगर ये 3 गो है तो 3, तो 10 इंटू में N नहीं लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। 10 को मान लेते हैं कुछ और टर्म, C मान लेते हैं तो CN हो जाएगा, हो जाएंगे कोई कुछ भी, ये तो क्लियर होगा सबका। अब ऐसा ऐसा मतलब ये F1 F2 सब जो मिल करके है वो F डैश N होगा। अब F डैश N जो हमारा है वो आपका यहां से देखोगे तो ये जो टोटल हमारा निकल के आया वो आपका F डैश N आ गया। तो F डैश N जो होगा वो किसको रेजिस्ट करेगा, किसको रेजिस्ट करेगा, P को रेजिस्ट करेगा। अब यहां से F डैश जो हमारा निकल के आ गया वो P अपॉन में N आ गया। ये N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ पॉइंट सारे तुमको कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ पॉइंट तो है यहाँ पास, बहुत से हैं। तो ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल करके एरिया बना होगा, सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल करके क्या बने होंगे,
एरिया। ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसा ही बन गया होगा वो, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल करके। तो तुम हमको एक चीज बताओ, क्या F1 F2 बिना बराबर माने हुए, बिना आप माने हुए, बिना समझे हुए, क्या आप एरिया को डायरेक्ट लिख सकते हो? यानी कहीं ना कहीं इसने माने होंगे। और इस चीज को एक और पॉइंट समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है अभी तक। तो ये सारे चीज जो कहीं ना कहीं जो हम ले रहे हैं, अगर सारा को अगर बराबर ले लिया है, इसका मतलब सारा अगर स्टूडेंट इस क्लास में बैठे हुए हो और सबको हम मान ले लिए हैं कि सबका नंबर 60 नंबर है, मैंने एवरेज कंसीडर कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया ना? क्या कर लिया? एवरेज। अरे भाई हम आए और सबको बोलते हैं कि 60 नंबर तुम लोग का आया है, इससे ज्यादा किसी का नहीं आया, तो मैंने बोल लगे एवरेज है भाई, चलिए ठीक है, 100 में 60 आया, एवरेज है। अब यहाँ पर जो पॉइंट मेरे बने, तो ये सारा जो एन आते हैं, क्या आता है? एन आता है। ये सारे एन जो है, अगर आपका हर एक पॉइंट्स जो होंगे वो अगर एक जगह आपका मीट करेंगे, एक सेकेंड होल्ड, कब नींद आ रहा ना? नींद आ रहा है तुमको? झुक नहीं, जल्दी आओ, भूख लगी। जैसे कंटेंट थोड़ा है, ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। देखो, तो यहाँ पास ये चीज है, तो ये कहीं ना कहीं अगर सारे पॉइंट्स जो होंगे वो तो आपका मिलेंगे एक एरिया पे, तो ऑल मीट्स आपका एक एरिया पे। तो यहां से जो निकल के आ जाएगा P अपॉन में A, क्या निकल के आ जाएगा? P अपॉन में A। अब बताइए यहां से ये जो हमारा क्या निकल के आ गया, F डैश हो गया। अब इसको आप क्या डिफाइन करोगे? इन लोग को चालू किए हम? हाँ चालू है, बताओ। चलिए देखिए, यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया? F डैश N इज इक्वल टू P, आपका P अपॉन में, कोई गलती कर दिया क्या मैंने? F इज इक्वल टू F, यहाँ पर एक कंटेंट रह गए हैं, ध्यान से सुनो, वही है। देखो ये जो P होंगे वो आपका किसके बराबर होगा? ध्यान से सुनो, ये जो आपका P होगा, और यहाँ पर जो होंगे वो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, जो टोटल जो फोर्स लग रहे होंगे वो कितना फोर्स लग रहे होंगे? F मैंने ले रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ऐसे समझना। ई P लग रहा होगा और ए जो लग रहा होगा F, और F जो लग रहा होगा वो आपका क्या हो रहा होगा? वो तो P के बराबर ही लग रहा होगा, तो पता है। ये टोटल F को मैंने ऐसे लिख दिया N F डैश, ठीक है। P को हटा देते हैं क्योंकि ये P जो है वो बाद में हम कंपेयर करेंगे अभी, ठीक है। तो टोटल जो फोर्स जो इधर लग रहा होगा उसको हम F इज इक्वल टू एन एफ डैश कर लिए, तो यही मतलब कि F की जगह। तो यहाँ से अगर हम F निकालने की कोशिश करें, क्या के निकालने की कोशिश करें हम? F डैश। तो F डैश हमारा F अपॉन में क्या हो गया? N। अब ये जो F अपॉन में N जो हो गया, ये तो आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स हो गया। देखो यहाँ पर टोटल इंटरनल, अरे हम थोड़ा सा चेंज किए हैं, ध्यान से सुनो। इधर आपका P होगा नहीं, अब अभी हम इस पॉइंट के चल रहे हैं। देखो इधर जो टोटल जो फोर्स लग रहे होंगे F इज इक्वल टू F1 F2 ऐसे, तो टोटल जो फोर्स लग रहे होंगे इधर वाला, अभी इसको नहीं देखना है। तो F जो लग रहा होगा N F डैश लग रहे होंगे, यही लग रहा होगा ना। टोटल जो फोर्स F N डैश, अगर हम यहाँ से F डैश को बाहर लिए तो F अपॉन में N, ये जो F लग रहा होगा वो कौन सा F लग रहा होगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। और जो ई जो लग रहा है वो एन, अगर सारे पॉइंट्स एक एरिया पे तो कंसेंट्रेटेड हो जाएंगे, तो ई जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर अपॉन में एरिया। और ए जो डिफाइंड होता है वो आपका स्ट्रेस डिफाइंड होता है। क्या डिफाइंड होता है? ये स्ट्रेस डिफाइंड होता है। तो यहां से हमको ये समझना है कि देखिए
इतना कुछ है, आपको नहीं समझना, क्योंकि आपको पढ़ना है, पढ़ाना थोड़ी है। तो देखो अब यहाँ पर ये पॉइंट हमको समझ में आता है। यहाँ पर में हम क्या लिए हैं कि ये जो F1 F2 F3 F4 जो लिए हैं वो मैंने अज्यूम कर लिया है बराबर, एक्चुअली में बराबर है नहीं। तो यहाँ से जो ये जो P निकल के आता है, कौन सा गया स्ट्रेस जो निकल के आता है, ये स्ट्रेस हमारा एवरेज स्ट्रेस होता है। यानी कि फोर्स मतलब कि जो आपका F अपॉन में A जो लिए हैं ये वाला F, वो आपका एवरेज स्ट्रेस निकल के आता है। ठीक है, तो कभी भी अब मैक्सिमम स्ट्रेस अलग अलग निकल के आते हैं। ठीक है, एवरेज मैंने अभी समझाया। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट, तो अगर आपको सिर्फ P अपॉन में A अगर आपको लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेस है वो कौन सा स्ट्रेस है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, लेकिन ये एवरेज है। अब तुमको अगर हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये जो हम निकालते हैं वो एवरेज निकालते हैं तो तुमको थोड़ा सा डाउट होता। एवरेज कहने का मतलब क्या होता है कि तुम यहां पर हर एक तो एक मतलब कि इक्वल लोडिंग तो रजिस्ट नहीं कर रहा, आपने क्या मान लिया इक्वल, इसका मतलब कि सबको तो आप मतलब कि बराबर में मिला लियो। तो कोई चीज को अगर आप बराबर में मिलाते हो तो वो क्या कहलाता है, एवरेज ही तो रहता है। कि सबका हम बोल दें कि 40 नंबर आया है सबका, तो इसका मतलब मैंने एवरेज ही तो बता रहा हूं ना। अब इसमें से बहुत सा का मैक्सिमम होगा, कुछ का कम होगा, तो इसमें भी जो आप निकाले हैं ना, ये जो आप स्ट्रेस निकाले हो, ध्यान से समझना, ये जो आप स्ट्रेस जो निकाल रहे हो ना, वो इस पॉइंट का एवरेज स्ट्रेस है। अब इसमें भी हर एक पॉइंट पे अगर तुम स्ट्रेस निकालोगे तो किसी पे मैक्सिमम रहेंगे, किसी पे मिनिमम रहेंगे, किसी पे कुछ रहेगा। लेकिन अब जो तुम निकाल रहे हो वो एक्चुअली में मैक्सिमम मिनिमम नहीं, एवरेज निकाल रहे हो। यहां वाला अगर तुम F2 अगर इस पॉइंट पे तुम निकालते तो तुम्हारा कुछ और आता, इस पॉइंट पे निकालते तो कुछ और आता। आपने पूरा को बराबर कर लिया, तो एक्चुअली में जो स्ट्रेस डिफाइंड होता है वो आप एवरेज स्ट्रेस को डिफाइंड करते हो। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि एवरेज स्ट्रेस 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लोग कहता है सर तो एवरेज पढ़ाए ही नहीं, लेकिन बात यही है। हाँ, और वो होता है हमारा ये। तो तुम लोग जब हम आगे पढ़ेंगे तो और भी तुम्हारे कंटेंट में होगा, तो पढ़ेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेस और एवरेज स्ट्रेस में रेशियो होते हैं, तो कुछ कंटेंट समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नहीं, तो ये चीजें पॉइंट था जो कि यहाँ से आपको ये समझना था कि स्ट्रेस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, ध्यान से सुनना कि क्या होता, मतलब क्या क्या पॉइंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये पॉइंट पे डिपेंड करता है। क्या होता है, पॉइंट का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, ये पॉइंट का। तो कभी कभी स्ट्रेस आता है कि स्ट्रेस का डिफिनेशन बोलिए, तो ये जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका ये पॉइंट का फंक्शन होता है, और इसका पॉइंट पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है वो हमारा स्ट्रेस को डिफाइंड होता है। एरिया का कोई मतलब है नहीं, वो तो सबको जबरदस्ती कर गया है ना। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाइड टू ए पॉइंट, किस पे हुआ, एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है उसको कहते हैं स्ट्रेस। और जब हम पूरा को डिफाइन किए तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो मेरा फॉर्मूला आया, तो ये चीज आए थे। तो एक कंसेप्ट मेरे पास थे कि आपका स्ट्रेस क्या होता है। अब इस स्ट्रेस में आपको अजम्पशन पॉइंट का फंक्शन एक और होता है। स्ट्रेस कौन सा क्वांटिटी होता है, स्ट्रेस कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर, बताओ जल्दी, स्केलर क्वांटिटी। बट स्ट्रेस ना तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। इस चीज का समझिए, टेंसर। अब टेंसर क्वांटिटी क्यों होता है, देखो अब इसमें क्या होता है ना कि एक मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन, अब ये अलग अलग डिपार्ट। अब तुमको यहां पर से थोड़ा सा दिक्कत आने वाला, क्या समझो, समझना क्या होगा। मैंने अभी जो है वो इसको कौन सा प्लेन लिया है बताइए। अगर आप देखिएगा ऐसा थोड़ी है कि आप जो है वो आप मतलब कि कोई आपका ये मटेरियल है सपोज दैट, ठीक है, मैंने इस पे जो स्ट्रेस कैलकुलेट किया वो ये किया।
आपका इसमें P है, तो इसको अब हम एरिया लिख रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। अब जो है वो एरिया लिख रहे हैं और यही P जो था वो आपका एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वही एक्सटर्नल लिखे या फिर कुछ लिखे, लेकिन मीनिंग कुछ और होते हैं। जैसे में कि हम तुमको बताते हैं यहाँ से कि ये जो हम लिखते हैं P इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया और एक आपका इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, आपका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आता है लेकिन मीनिंग चेंज है। ध्यान से समझ में आता है ना। अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया तो तुम स्ट्रेस को नहीं डिफाइन कर रहे हो, प्रेशर को डिफाइन कर रहे हो। अगर इंटरनल है तो आप क्या डिफाइन कर रहे हो, स्ट्रेस को। दोनों बातें अलग है बट वैल्यू सेम है, तो डिफिनेशन में हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट आपका इसका थ्योरी जो है वो क्या है, बिल्कुल मायने नहीं, एकदम बिल्कुल अलग अलग है दोनों एक तरफ। तो यहां पर से ये समझते हैं आपका ये P है, ठीक है। अब बताइए कि ये जो आपका प्लेन है यहां से एक्स वाई प्लेन ले लिए हैं। अब किसी का मन आएगा कि हम इसमें मतलब कि तिरछे हम ऐसे निकालेंगे, तिरछे स्ट्रेस हम निकालेंगे, तो तिरछे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर में अलग से लगेंगे ये। अरे कोई भी फोर्स लगेंगे, सपोज दैट कि ई जब लगाओगे ना तो इसमें हर एक पे अलग अलग फोर्स लगते हैं, हर एक सेक्शन पे तिरछे उर्छे जैसे काट किए तो अलग अलग निकल के आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम बहुत चीजें आते हैं। बताइए कि ये जो आप जो फोर्स लगा रहे हैं तो एक तो आपके पास डायरेक्शन है कि आप जो है वो ऐसे लगा रहे हो, दूसरा आपके पास एक प्लेन भी होना चाहिए कि किस प्लेन में लगा रहे हो तुम लोड, ऐसे लगा रहे हो, वैसे लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, पैरेलल लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो। तो दो चीजें है, एक तो आपको जो होता है कि फोर्स तो लगाना ही है परपेंडिकुलर की क्या क्या, अब उसमें भी कि कौन सा सरफेस पे लगा रहे हो, पैरेलल लगा रहे हो, परपेंडिकुलर लगा, कौन सा प्लेन पे तुम लगा रहे हो, प्लेन समझाए है ना। तो एक तो प्लेन हो गया, एक हमारा डायरेक्शन हो जाते हैं और एक हमारा क्या हो जाता है, और एक मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसमें तीन चीजें आ जाते हैं, इसीलिए हम इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें था, ये जो होता है वो आपका ये इतने चीजें होते हैं जिसके हमें ये बताना रहता है, ठीक है। ये चीजें हैं, बाकी वह फिर और इसमें हम देख लेते थोड़ा सा और कौन कौन से कंटेंट है। ये तो आपका स्ट्रेस का हो गया, स्ट्रेस का पूरा लिखवाया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका एक अदर डिफिनेशन, एक तो तुम लोग जो लिखते आ रहे हो, इसका हम एक थोड़ा सा यूनिट की हम बात कर ले तो अच्छा रहे, ठीक है। यूनिट क्या होता है, बस फिर हम उसके बाद फिर तुम लोग को छोड़ देंगे। चलिए, अगर हम स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो P अपॉन में क्या हो गया, A। अब ये जो P जो होता है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर जो भी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक और नाम जानते हैं पास्कल। अरे प्रेशर का भी तो वही यूनिट होता है ना। तो ये आपका स्ट्रेस का यूनिट अगर हम पास्कल में लिख रहे हैं। अब एक आता है कि पास्कल, अब पास्कल को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं, तो पास्कल में क्या हो जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से न्यूटन mm में करना है तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर mm स्क्वायर, ये होगा ना। अरे मीटर को mm में करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन लोग का वीडियो लंबा हो गया, 33 मिनट का हो गया। क्या चीज, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा देखो यहां से ध्यान से सुने, ये हम ये कर सकते हैं कि ये आपका 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी एक पास्कल में हमारा कितना निकल के आ जाता है 10 हट तरीके, एक पास्कल में 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, यही आ रहा है ना। चल दूसरे पॉइंट, अगर हम एक मेगा पास्कल लिखे तो मेगा पास्कल मतलब 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहां से अगर हम लिखें तो 10 टू द पावर 6 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, गलती हो गया यार,
10⁻⁻6 और ऊपर गया तो 10⁻6 और फिर सही है। ध्यान से अरे तुम एक चीज बताओ, यहाँ पास ये जो मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये जो मीटर स्क्वायर है तो इसको mm में करेंगे तो गुना करेंगे ना हम, गुना करेंगे ना हम, तो मैंने तो इसको डिवाइड कर दिया है ना, ठीक है, तुम लोग भी ध्यान ना देते। देखो यहाँ पास नींद आ रहा है तो अरे तो क्या करोगे, देखो तो ये चीज तुम देख रहे हो कि 10⁻⁻ नहीं होगा, अरे मीटर है तो इसको mm में चेंज करेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा वैल्यू आएंगे ना, तो 10⁻, तो ई जो होगा वो 10⁻⁻6, और जब ई हमारा यहाँ से आ गया तो 1 पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा निकल करके जो आ जाएगा वो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही लिख सकते हैं ना। तो अगर आपको ऐसे लिखा रहेगा कि 20 मेगा पास्कल दिया हुआ तो इसका मतलब 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये चीजें आपको समझना है। अभी पास्कल का मतलब आप समझ रहे हो, 10⁻⁻6, और क्या बचेगा, एक है जीगा पास्कल, जीगा पास्कल, तो जीगा का मतलब 10⁻9 पास्कल, यही ना होता है, पता नहीं, 10⁻3 और इनटू में 10⁻6 पास्कल। अब ये 10⁻6 पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, अरे वही ना 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका ये जो पूरा लिखल है वो क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 इंटू में मेगा पास्कल, यानी कि 1 जीगा पास्कल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10⁻3 इंटू में न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 जीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻3 न्यूटन। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होता है, 20 मेगा पास्कल 20 न्यूटन, 1 जीगा पास्कल 10⁻3, एक्चुअली में होता है 9, लेकिन आ जाता है कितना, 3 आते हैं। तो ऐसे चीज़ होते हैं, जिन लोग का लंबा वीडियो चला गया। चलो यार, अब तुम लोग का लिखना होगा तो लिख लो। किसको, हाँ बिल्कुल शुरू से ही लिखना था ना, यही था हमारा। अब ना बोल पाएंगे यार, तुम लोग लिख लो, लगे तो अच्छा लगेगा ना। तुम लोग का PDF भेज देंगे।